हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी गाइड। और आज की डेट है 9 नवंबर। और हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर्ड है द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो चलिए देखते हैं एक एक करके। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस पर्टिकुलर स्लाइड्स की तो यूपीएससी गाइड के ही नाम से टेलीग्राम पे भी चैनल क्रिएटेड है, आप वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं और इसकी पीडीएफ वहाँ पे आ, ले सकते हैं। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ। तो सबसे पहले ये एक इमेज आई है जहाँ पे कृष्णा रिवर के बारे में बात की गई है कि एक सी प्लेन ने ट्रायल रन की वहाँ पे। अब ये कौन सी प्लेन है, क्या इसका नाम है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए ये रिवर इम्पोर्टेंट है, कृष्णा रिवर, ठीक है। क्योंकि जो प्लेन या जो भी एयरक्राफ्ट इम्पोर्टेंट रहती है या मिसाइल वगैरह वो मैं आपको बता ही देता हूँ, राइट। पर ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए सिर्फ कृष्णा रिवर इम्पोर्टेंट है। रिवर्स क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर यूपीएससी में बहुत बार पूछा गया है रिवर्स के बारे में, या तो ट्रिब्यूटरीज हो, चाहे वो लेफ्ट हो राइट हो, या नॉर्मल ट्रिब्यूटरीज यानी जनरल ट्रिब्यूटरीज के बारे में पूछा है यूपीएससी ने, या पूछा है रिवर के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी। तो हमें ये पता होना चाहिए। तो कृष्णा रिवर पहले भी न्यूज़ में थी और दोबारा है, तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो कृष्णा रिवर एक टिकन प्लेट्यू की रिवर है और थर्ड लॉन्गेस्ट रिवर है गंगा और गोदावरी के बाद इंडिया में, ठीक है। थर्ड लॉन्गेस्ट है, याद रखनी है। और फोर्थ लार्जेस्ट है अगर रिवर बेसिन एरिया में बात की जाए तो, ठीक है। गंगा, इंदस और गोदावरी के बाद ये फोर्थ लार्जेस्ट है। इसे कृष्णा नवेरी भी कहा जाता है इस रिवर को। और ये रिवर ऑरिजिनेट कहाँ से होती है, तो वेस्टर्न घाट से होती है, महाबलेश्वर, जो कि महाराष्ट्र स्टेट में है। तो महाबलेश्वर से ये ऑरिजिनेट होती है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब हम देखते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। अब लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है, तो येरला, भीमा, डिंडी, मूसी, पलेरू और मुनेरू। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन है, तो कुदली यानी निर्जना, वेना, कोयना, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालाप्रभा और तुंगभद्रा, ठीक है। तो ये इसकी ट्रिब्यूटरीज है। अब यूपीएससी या तो आपसे कृष्णा रिवर के बारे में दो तीन स्टेटमेंट पूछ ले यहीं से, कि थर्ड की जगह पे सेकंड कर दे या फोर्थ की जगह पे फिफ्थ कर दे, ठीक है। और ये इस रिवर को और अदर नाम से क्या जानी जाती है ये लिख दे। इसकी ऑरिजिन आपसे पूछ ले या ऑरिजिन को चेंज करके आपसे पूछ ले, ठीक है। तो ये बेसिक रहेगी। दूसरी चीज़ क्या पूछेगी, लेफ्ट राइट दोनों में से ट्रिब्यूटरीज ले ली जाएगी और आपसे पूछ ली जाएगी कि कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज कृष्णा रिवर की हैं। या आपसे स्पेसिफिकली पूछ ली जाएगी कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं कृष्णा रिवर की, या राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं कृष्णा रिवर की। तो ऐसे रिवर पे क्वेश्चन फ्रेम होती है, तीन ही टाइप की क्वेश्चन फ्रेम होगी। या तो लेफ्ट बैंक पूछ ले या राइट बैंक पूछ ले, ठीक है। या जनरल स्टेटमेंट पूछ ले, दोनों लेफ्ट राइट दोनों से जो ट्रिब्यूटरीज है उसे ऑप्शन में रख ले, या आपसे पूछ ले ये कृष्ण रिवर के बारे में जो बेसिक जानकारी है, ठीक है। तो ये तीन तरीके से रिवर में क्वेश्चन फ्रेम होती है। और भी रिवर्स इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कृष्णा रिवर देख ही लिया, गोदावरी हमें देखनी है, और नर्मदा रिवर देखनी है हमें, ठीक है। और एक और रिवर थी, अभी मुझे याद नहीं आ रही है, कौन सी रिवर थी, याद नहीं आ रही है अभी, पर मैं आपको नेक्स्ट डे बता दूंगा, ठीक है। तो ये कुछ रिवर्स है जो आपको देखनी है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रिवर है और बहुत ज़्यादा अभी न्यूज़ में रही थी। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक न्यूज़ आई है जहाँ पे बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में मेंशन की गई है कि 10 अभी एलिफेंट्स की वहाँ डेथ हो गई है। क्यों हो गई है, क्योंकि उन्होंने एक मिलेट कंज्यूम किया था, ठीक है। मिलेट की कंजप्शन से उनकी डेथ हो गई है। और इसी पे अभी इंस्पेक्शन वगैरह चल रही है। तो अब हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो हमारे लिए एलिफेंट्स की थोड़ी सी स्टेटस हमें पता होना चाहिए। और ये जो टाइगर रिजर्व है जहाँ पे डेथ हुई है उसके बारे में पता होना चाहिए। इसके साथ साथ एक दो और टाइगर रिजर्व बताऊंगा जो न्यूज़ में थी। तो ये है एलिफेंट्स के बारे में जानकारी। अभी तक आ, तीन एलिफेंट्स ही रिकनाइज की गई हैं पूरी वर्ल्ड में, अफ्रीकन बुश एलिफेंट, अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट और एशियन एलिफेंट्स। अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स और एशियन एलिफेंट्स, ठीक है, ये दो एलिफेंट्स हैं जिनकी आईयूसीएन स्टेटस है इंडेंजर्ड, याद रखनी है इंडेंजर्ड है, बुश और एशियन। जबकि अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट्स जो है फॉरेस्ट, ये है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। तो अगर यूपीएससी आपसे पूछती है कि जितने भी एलिफेंट्स वर्ल्ड में पाई जाती है, सारी की सारी एलिफेंट्स की आईयूसीएन स्टेटस है या तो इंडेंजर्ड या तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड, तो वो रॉन्ग होगी। क्योंककि दो की है इंडेंजर्ड और एक की है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। फॉरेस्ट एलिफेंट्स हैं क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब हम एशियाटिक एलिफेंट्स या इंडियन एलिफेंट्स या आशियन एलिफेंट्स के बारे में देखेंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट और साउथ ईस्ट एशिया में, ये डिस्ट्रीब्यूटेड है यहाँ यहाँ ये आपको
मिल जाएंगी इजीली। स्किन स्मूदर रहती है अगर अफ्रीकन एलिफेंट्स के मुकाबले बात की जाए तो एशियाटिक एलिफेंट्स की। और सेकंड लार्जेस्ट एलिफेंट की स्पीसीज़ हैं अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स के बाद। तो सबसे बड़ी स्पीसीज़ कौन है? अफ्रीकन बुश, उसके बाद आ जाएगी एशियाटिक एलिफेंट्स, उसके बाद अफ्रीकन फॉरेस्ट एलिफेंट। ठीक है, साइड्स में अपेंडिक्स 1 में आती है एलिफेंट्स यानी एशियाटिक एलिफेंट्स। और जो ग्रुप है उसे हेड कौन करता है? तो फीमेल एलिफेंट ही हेड करती है। और सुपरसोनिक या अल्ट्रासोनिक टोन से एक दूसरे के साथ एलिफेंट्स कम्युनिकेट करती है लॉन्ग डिस्टेंस में। ठीक है, तो ये थी कुछ जानकारी। हमें ज़्यादा कुछ यहाँ से समझना नहीं था, सिर्फ इनकी स्टेटस समझनी थी। ठीक है, और थोड़ी बहुत कंपैरिजन, क्योंकि कंपैरिजन पे भी क्वेश्चन फ्रेम होती है। अब हम बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के बारे में देखेंगे, जहाँ पे ये टाइगर्स की ये एलिफेंट्स की डेथ हुई है। अब बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। दो और टाइगर रिजर्व एवेन्यूज में थी, कौन कौन थी सी थी वो? तो तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व जो कि है महाराष्ट्र में, और सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो कि है उड़ीसा में। मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछी जा सकती है, इसलिए ये तीनों टाइगर रिजर्व याद रखें। ऐसे तो बहुत सारी टाइगर रिजर्व है राइट, पर हम सारी टाइगर रिजर्व तो याद नहीं रख सकते हैं। और यूपीएससी उतनी भी नीचे गिर के आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगी, क्योंकि उतनी सारी कॉमन सेंस की बात है कि उतनी सारी टाइगर रिजर्व कोई एक एस्पिरेंट्स याद नहीं रख सकता राइट। तो जो न्यूज़ में है उसी पे आपसे पूछा जाएगा, तो ये थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि टाइगर रिजर्व पे मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन फ्रेम हुई है पहले भी। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर एक इमेज आई है, ये कॉमन एग्रेट्स के बारे में है। ये वाइट वाली बर्ड्स हैं जो आपने देखा होगा अपने लाइफ में राइट। तो इसी के बारे में न्यूज़ है। अब डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस पे भी क्वेश्चन आ सकती है। ठीक है, तो हमें देखना होगा इसके बारे में। तो ग्रेट इग्रेट्स को और क्या नाम से जानी जाती है? तो ग्रेट वाइट इग्रेट्स या ग्रेट वाइट हेरॉन। ये कहाँ मिलती हैं? तो ये एशिया, अफ्रीका और अमेरिका और साउथ यूरोप में मिलती है। तो ऐसी बात नहीं है कि ये इंडिया में देखी गई है या दिखती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये एंडेमिक इंडिया की है राइट। तो यहाँ ध्यान देने कि एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ यूरोप हर जगह ये मिलती है, और इनकी आईयूसीएन स्टेटस है लीस्ट कंसर्न। ठीक है, अब या तो स्पेसिफिकली इसी के बारे में आपसे पूछ ले कि ये इंडिया की एंडेमिक है, ये कहीं और पाई नहीं जाती है, इनकी आईयूसीएन स्टेटस क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ठीक है, या इनकी दूसरी नाम ग्रेट वाइट हेरॉन भी है, ऐसे आ सकती है। ठीक है, या आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि नीचे दी गई कौन कौन सी बर्ड्स क्रिटिकली एंडेंजर्ड है या एंडेंजर्ड है, वैसे में इसे भी ऑप्शन में रखा जा सकता है। इसलिए ये आपको मैंने बताया कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों तरीके से आपको एग्जाम में हेल्प कर सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ये इमेज है इनकी, आप देख सकते हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब ये पर्टिकुलर न्यूज़ आई है जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन ट्रिपल हो गई है मानस नेशनल पार्क में। तो ये बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लिए कि टाइगर की यहाँ पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ती जा रही है राइट। तो अब हम देखेंगे मानस नेशनल पार्क के बारे में, क्योंकि इसी में ये हुई है अच्छी डेवलपमेंट। तो ये कहाँ लोकेटेड है? तो हिमालयन फुटहिल्स आसाम में ये लोकेटेड है। मानस नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो आसाम में है। ये बॉर्डर शेयर करती है अपनी रॉयल मानस नेशनल पार्क से, जो लोकेटेड कहाँ है? तो भूटान में है। ठीक है, ये पार्क में आपको, ये नेशनल पार्क में आपको इंडेंजर्ड और एंडेमिक वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि आसाम रूफ टर्टल, हिस्पेयर हेयर या गोल्डन लंगूर, पिग्मी हॉग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांबर डियर है ये, ग्रेट हॉर्नबिल ये बर्ड है, माइंड सॉरी मलबार जाइंट स्क्वेरल या ब्लैक जाइंट स्क्वेरल यहाँ मिलती है, और ये चाइनीज पेंगोलिन भी यहाँ मिलती हैं। अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि कोई नेशनल पार्क के बारे में भी यूपीएससी पूछती है, तीन चार स्टेटमेंट रख देती है वहाँ की, यहाँ यहाँ ये एनिमल्स या बर्ड पाई जाती हैं, बताइए कि कौन सी नेशनल पार्क की बात की जा रही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम होती है, इसलिए ये आपको मैंने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ मिलती हैं, यानी एनिमल या बर्ड्स वगैरह मिलती हैं। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पूरी वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पिग्मी हॉक्स, ठीक है, यहीं पे आपको देखने को मिलेगी, इसलिए मानस नेशनल पार्क बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मानस नेशनल पार्क को ये भी बायोस्फीयर रिजर्व के आ, जैसा क्या बायोस्फीयर रिजर्व ही इसे भी कंसीडर किया गया है। तो इंडिया में 18 या 19 बायोस्फीयर रिजर्व है राइट, उसमें से मानस नेशनल पार्क भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में अगर मैं बात करूं तो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट कंसिडर की गई है मानस नेशनल पार्क को, ये थोड़ा ध्यान में रखना होगा। अब हम और डिटेल्स देखेंगे। मानस रिवर है जो पास होती है नेशनल पार्क के बीचों बीच। ठीक है, और मानस नेशनल पार्क पहले भूटान में थी, फिर दोबारा जो ब्रिटिश अमेरिका सॉरी ब्रिटिश और जो भूटान कंट्री के साथ वॉर हुई थी, उसके बाद इसे इंडिया को दे दिया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखनी है मानस नेशनल पार्क ये भूटान कंट्री
की नेशनल पार्क, भूटान कंट्री के अंदर आती थी ये नेशनल पार्क। बाद में 2 वॉर्स के बाद इसे इंडिया को सीसीड कर दिया गया। तो ये थी बेसिक जानकारी इस मानस नेशनल पार्क के बारे में। अब इसमें जो इसकी मैप आप देख लो, उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से एनिमल पाई जाती है, उनकी आयुसीएन स्टेटस क्या है, ठीक है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये आसाम की मैप है और यहीं पे है मानस नेशनल पार्क। अब यही है पिग्मी हॉग जो सिर्फ यहाँ पे पाई जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, इनकी आयुसीएन स्टेटस पहले क्रिटिकली इंडेंजर्ड थी, पर अभी इंडेंजर्ड है। चेंज हो गई इनकी आयुसीएन स्टेटस, क्योंकि इनकी जो पॉपुलेशन है उसमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, तो ये काफ़ी छोटे रहते हैं, ठीक है। इनकी आयुसीएन स्टेटस क्या है? इंडेंजर्ड आपसे पूछी जा सकती है, क्योंकि पहले इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड थे ये, तो अभी क्या है? ये इंडेंजर्ड। ये है सांबर, इसके बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये वनरेबल है, याद रखनी है। ये डियर है, सांबर डियर। ये है जाइंट, ब्लैक जाइंट स्क्वेरल या मालाबार स्क्वेरल भी कहा जाता है इसे। ये आप देख सकते हैं, इनकी आयुसीएन स्टेटस क्या है? तो नियर थ्रेटेंड। तो ये थे कुछ एनिमल्स जो हमें पता होनी चाहिए। और ये है चाइनीज पैंगोलिन, जिसकी आयुसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है। और इनकी आयुसीएन स्टेटस क्या है? तो क्रिटिकली एंडेंजर्ड। इस पे मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि पैंगोलिन के बारे में 1-2 साल पहले बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिकिंग की जाती है, ठीक है। क्यों की जाती है? मेडिकल कुछ प्रॉपर्टी की वजह से, मेडिसिनल प्रॉपर्टी की वजह से इसे मार दिया जाता है और इनकी मेडिसिन बनती है, इसीलिए। तो ये न्यूज़ में थी, तो सेपरेट वीडियोस की पैंगोलिन की मैं बना के अपलोड कर दूंगा आपके लिए। अभी फ़िलहाल के लिए ये समझनी है कि चाइनीज़ पैंगोलिन भी इंडिया में मिलती है और इनकी आयुसीएन स्टेटस है क्रिटिकली एंडेंजर्ड। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये पर्टिकुलर एक आई है आर्टिकल, जहाँ पे ब्रिक्स की जर्नी के बारे में बात की गई है, क्या क्या चेंजेस हुई हैं, क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं। अब क्या क्या डेवलपमेंट हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई हैं, वो तो उतनी हमें समझनी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपसे प्रीलिम्स में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि ये एक पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल की पॉइंट ऑफ व्यू है, राइट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है ब्रिक्स, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ब्रिक्स क्या है? ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है या जियोपॉलिटिकल ब्लॉक है, जहाँ पे जो भी मेंबर्स है कंट्री हैं ब्रिक के, वो एनुअली एक दूसरे के साथ मिलते हैं, और जो भी मल्टीलैटरल पॉलिसीज़ हो या कोई सी भी डेवलपमेंट अगर करनी हो ब्रिक्स नेशन के अंदर, राइट, तो उस चीज़ पे कोऑर्डिनेशन या डिस्कशन की जाती है। अब कौन कौन सी कंट्रीज आती है ब्रिक के अंदर? तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पहले इतनी सारी कंट्रीज नहीं थी। फाउंडिंग कंट्रीज कौन है वो आपको पता बहुत अच्छे से होनी चाहिए। तो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, यही 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने ब्रिक्स को बनाया है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना। पहली समिट कहाँ हुई थी ब्रिक्स की? तो येकेटेरिनबर्ग, जो कि है रशिया में, वहाँ हुई थी 2009 में। फिर साउथ अफ्रीका ने 2010 में ब्रिक्स को ज्वाइन किया, और रिसेंटली यानी 2024 इसी ईयर ईरान, इजिप्ट, इथोपिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यानी ये 4 कंट्रीज ने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है, ठीक है। याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ेंगे आगे। ब्रिक्स की जो मेंबर हैं ये 30% लैंड सरफेस कवर करते हैं, 45% ग्लोबल पॉपुलेशन को ये कवर करते हैं। और ब्रिक्स की टर्म एक पब्लिकेशन में 2001 में आई थी, बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक बाय जिम ओनेली। तो ये किसी कंट्री ने ये प्रपोज नहीं किया, एक इंडिविजुअल थे जिन्होंने अपने पब्लिकेशन में ये ब्रिक टर्म को पहली बार कॉइंट किया था, ठीक है। और ये थोड़ी एडिशनल जानकारी है। न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप किया गया है ब्रिक्स कंट्री के ही द्वारा 2014 में, ठीक है, जो कि सेम ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसे क्रिएट किया गया है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की लाइन पे, ठीक है। हेडक्वार्टर्स इंडियन डेवलपमेंट बैंक की कहाँ है? तो शंघाई, चाइना में है। और किस कंट्री ने सोचा था कि ऐसी न्यू डेवलपमेंट बैंक को सेटअप करना चाहिए? तो ये फोर्थ ब्रिक्स समिट हुई थी दिल्ली में 2012 में, ये तो ये इंडिया के द्वारा ही प्रपोज की गई है, ठीक है। तो फोर्थ ब्रिक्स समिट 2012 में इंडिया के द्वारा इसे आइडिया प्रपोज किया गया। और 2013 में फिफ्थ ब्रिक्स समिट में सारे कंट्रीज ने अग्री कर लिया कि ऐसी हम ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाएंगे जो आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की लाइन पे रहेगी, ठीक है। और 2014 में यानी सिक्स्थ ब्रिक्स समिट आप कह सकते हैं, वहाँ इसे सेटअप कर दिया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। और अभी 22 से लेकर 24, 22 से 24 अक्टूबर में इसकी 16th ब्रिक की समिट हुई है, ठीक है। ब्रिक की कौन सी समिट अभी हुई है 2024 में? तो 16th ब्रिक की समिट हुई है, और कहाँ हुई है? तो कजान, रशिया में। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, याद रखनी है, क्योंकि एग्जाम में 2025 में आपसे स्टेटमेंट में ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, 16th समिट हुई है ब्रिक्स की कजान, रशिया में। अब मैं क्यों ये बता रहा हूँ कि आपको याद रखनी हो, क्योंकि अफ्रीकन एक अफ्रीकन और इंडिया
समिट के बारे में यूपीएससी ने 2018 में शायद पूछा था, वहाँ उन्होंने पूछा था कि अभी इसकी कौन सी समिट हुई है, इसलिए समिट कौन सी हुई है इसकी वो भी हमें पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगी, आपको बहुत बार मैंने बताया, दोबारा बता दे रहा हूँ। या तो ब्रिक्स के बारे में आपसे पूछ ले जनरल, या आपसे पूछ ले कि कौन कौन सी कंट्रीज ब्रिक्स के अंदर है, या आपसे पूछ ले कौन कौन सी फाउंडिंग कंट्रीज हैं ब्रिक्स की, या आपसे पूछ ले कि कौन सी कंट्रीज ने रिसेंटली ब्रिक्स को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स हैं जिस पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। लॉजिकल एबिलिटी आप क्रिएट करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्ज़ाम यही चीज़ आपको पास करेगी। ठीक है, इसी के थ्रू आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ मैं नॉलेज ढेर सारी रखूँ और यूपीएससी क्रैक कर लूँ, तो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तीन चीज़ से मिलकर यूपीएससी बनी है, मैंने आपको बताया है अपनी वीडियोज़ में। मैं यहाँ एक बार दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ। आपके पास बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, और आपके पास लॉजिकल एबिलिटीज़ होनी चाहिए। ये तीनों है, तभी यूपीएससी क्लियर हो पाएगी आपकी, अदरवाइज नहीं हो पाएगी। तो लॉजिकल एबिलिटी जो मैं बता रहा हूँ यहाँ से आप सीखने की कोशिश करें। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। ये पर्टिकुलर एक आर्टिकल आई है, ये क्यों आई है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पे ये आई है कि क्या क्या चेंजेस हुई हैं अब तक, और क्या क्वाड की जो मेंबर्स हैं वो क्या क्या डेवलपमेंट कर रही हैं, ताकि जो इन्वायरमेंट है राइट, या क्लाइमेट चेंज वाली जो इम्पैक्ट है उससे लड़ा जा सके। तो हम क्वाड के बारे में देखेंगे, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है और कैलिगली अमेंडमेंट क्या है उसे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्वाड के बारे में देख लेते हैं। क्वाड की फुल फॉर्म क्या है, तो क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्यूएसडी। इससे कौन सी कंट्री ने मिल के बनाया है, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स, चार ही कंट्री है, और क्वाड का मतलब ही होता है चार, राइट। तो ये स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी डायलॉग है, ये कोई फोरम नहीं है, या इंटर गवर्नमेंटल या रीजनल कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, याद रखनी है, ये सिर्फ एक सिक्योरिटी डायलॉग है। ठीक है, और कौन सी कंट्री के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स। ये डायलॉग को किस कंट्री ने सबसे पहले इनिशिएट किया या प्रपोज किया, तो जापान कंट्री ने इसे किया है 2007 में। फिर 2017 तक ये इनएक्टिव थी ये पर्टिकुलर ग्रुप। ठीक है, उसके बाद दोबारा जब 2017 में आसियान की समिट हुई मनीला में, वहाँ इसे दोबारा रिवाइव कर लिया गया ये सारी कंट्रीज़ के द्वारा मिलके। और ये क्यों लाया गया है, तो ये चाइना की मिलिट्री और डिप्लोमेसी को काउंटर करने के लिए लाई गई है, जो कि कहाँ है, तो साउथ चाइना सी में या इंडो पैसिफिक रीजन में, राइट। क्योंकि चाइना की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस 2017 में बढ़ गई थी, इसीलिए इसे दोबारा रिवाइव किया गया। ये थोड़ी क्या एम है इसकी, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप याद रखने की कोशिश करें। और 2017 जब से ये रिवाइव हुई है, तब से ये लगातार न्यूज़ में आ रही है, यूपीएससी ने इस पे नहीं पूछा है, अभी बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में आ गई है, तो चांसेस है इस पे आपसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। अब हम बढ़ेंगे आगे। अब हम देखेंगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में। तो ये क्या है, तो ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है। अब ये क्यों लाई गई है, ये ट्रीटी, ये क्यों प्रोटोकॉल लाई गई है, ताकि ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जा सके, क्योंकि ओजोन डिप्लेशन हो रही थी इसलिए। ठीक है, और 1987 में सारी कंट्रीज़ ने सोचा कि इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो कि 1989 में इसे फोर्स कर दिया गया इस पर्टिकुलर इंटरनेशनल ट्रीटी को। और इसी के तहत एक अमेंडमेंट लाई गई, यानी इसकी जो सबमिट होती आई है, राइट, तो उसी में एक कैलिगली अमेंडमेंट लाई गई मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के ही अंदर। ये क्यों लाई गई, ताकि जो भी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हैं, राइट, उसे ग्रेजुअली रिड्यूस किया जा सके, ताकि जो ओजोन लेयर डिप्लीशन की जो समस्या है इससे सॉल्व किया जा सके। तो याद रखनी है, कैलिगली अमेंडमेंट किसके अंदर आई है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज़ के लिए है, तो ये ओजोन लेयर डिप्लीशन के लिए है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ओजोन डिप्लीशन के लिए। ठीक है, क्योंकि यूपीएससी अगर आपसे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में नहीं पूछती है, तो आपसे ऐसे पूछ सकती है कि नीचे दी गई कौन कौन सी जो गैसेस है वो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन फ्रेम हो सकती है। और सेम एज इट इज़ मैंने आपको यूएनएफ ट्रिपल सी में जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसके लिए भी बताई है आपको, तो उससे भी याद करनी है आपको अच्छे से। और ज़्यादा नहीं है, तीन चार बार आप उसे रिवाइज करेंगे तो आपको अच्छे से दिमाग में आप उसे स्टोर कर पाएंगे। ठीक है, तो अब कौन कौन सी गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन के लिए, ओजोन डिप्लीशन के लिए, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFS, हेलोन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, ठीक है, मीथेन क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमो फ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, मिथाइल ब्रोमाइड और ब्रोमोक्लोरो मीथेन। ठीक है, तो ये कुछ गैसेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल है ओजोन डिप्लीशन के लिए। बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, या अगर ओजोन डिप्लीशन पे कोई मेंस में क्वेश्चन फ्रेम हो रही है अगर इन्वायरमेंट में, तो वहाँ आप इसे कोट कर पाएंगे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये।
तो यही थी सारी जानकारी आज की न्यूज़ डिस्कशन में। उम्मीद करूंगा बहुत सारी जानकारी आपने गेन करी होगी। तो वीडियो ज़रूर लाइक किया करें और अप्रिशिएट किया करें, ठीक है। और चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल, तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आप ही के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। और वीडियोस आप नहीं मेरी वॉच कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ बाकी भी वीडियोस मैं आपके लिए अपलोड अपलोड करता हूँ, क्योंकि आपको वो सारी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है जो जो मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ, क्योंकि वो आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज़रूर उन्हें भी वॉच किया करें, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जैसे ये न्यूज़ डिस्कशन। तो मिलते हैं कल की डेट में, और पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पे ये अपलोड मैं कर दूंगा, आप वहाँ पे इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो टिल द टाइम के लिए टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड।